इंटरनेशनल जरीदे का अहम आर्टिकल और क्या इमरान खान के साथ शेख मुजीबुर रहमान जैसा सलूक होने जा रहा है और 1971 की याद फिर से ताज़ा होगी इलेक्शन से कबल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है इसकी वजूहात क्या हैं और ये गोरख धंधा कैसे सुलझेगा। अदालत का एक अहम फैसला कैदियों के बारे में कैसा आया और जजों की ज़बरदस्ती अवाम से इज्जत करवाने की जो कोशिश की गई है क्या इसमें कामयाबी होगी और इसमें किस किस को सज़ा मिलनी चाहिए। FIA और इंटेलिजेंस इदारे कैसे मुतहर्रिक हुए। आज के गोरख धंधा में इन अहम सियाक व सबाक के ऊपर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातब को गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो सियासी नक्शा है, जो इंटरनेशनल अखबारात ख़बरों को शाया कर रहे हैं, प्लस बांग्लादेश 1971, पाकिस्तान, इमरान खान और शेख मुजीबुर रहमान। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी? क्या इमरान खान का जो हाल है वो शेख मुजीबुर रहमान की तरह किया जाएगा? बैरूनी दुनिया क्या कहती है, हमारा इसके ऊपर तज्ज़िया क्या है, असल हक़ाइक़ क्या है? इस सिलसिले में आगाज़ इस कहानी से करेंगे। ये एपिसोड मैंने 3 दिन कबल करना था लेकिन डेली टाइम्स ने मुझे जवाब दे दिया। ये 1920 में शुरू हुआ था अखबार और इनकी हेडलाइन ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की और इमरान खान की तस्वीर लगाकर, पाकिस्तान कैन कीप इमरान खान आउट ऑफ पावर बट इट कांट कीप हिज पॉपुलैरिटी डाउन। उर्दू तर्जमा ये है डेली टाइम्स दुनिया के एक बड़े अखबार का कि पाकिस्तान जो है यानी कि ताकतवर हल्के जो हैं वो इमरान खान की जो पावर में आने से तो उसको रोक सकते हैं लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी शोहरत को डाउन करना मुमकिन नहीं होगा। अब देखिए कि जिस तरह के हरबे हुए, जिनको मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, उसकी कोई हद नहीं है। जितना जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी, 200 FIR, जो कुछ कर सकते थे कमांडोज को लेके इमरान को गिरफ्तार करना, जेल में ट्रायल करना, PTI को कुचलना, लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी, फिर से मैं उस तरफ चला गया हूँ, वो सब कुछ हो चुका। इलेक्शन के अंदर से बल्ले का निशान ले लिया गया। अब उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए, अब टिकटें छीनी गई और उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों को धमकियाँ दी गई। आपने उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ने पे मजबूर किया, इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया। जब ये सारा कुछ हो गया तो आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि कैसे मुमकिन है कि उसके बाद भी कुछ चीज़ हो जाए। क्यों? उसके बाद इसलिए कुछ चीज़ें होंगी कि इमरान खान ये सब हरकतें होने के बावजूद ताकतवर है, मजबूत है, अवाम की हमायत दर हमायत हासिल है और इलेक्शन में लोग घरों से निकलेंगे और जिन्होंने रोज़ा रखा है चुप का और पिछले कई सालों से, वो अपनी बड़ास जो है वो इलेक्शन वाले दिन निकालेंगे और उस दिन बहुत कुछ हो सकता है। मैं फिर एक जुमला रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इतना कुछ करने के बाद भी ये अगर इंतखाबात करवाते हैं और उसमें PTI को लोग 60-70% वोट दे देते हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दे देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो PTI के कैंडिडेट हैं, उनकी जीत कंसीडर की जाएगी और ये बात किसी सूरत ताकतवर मुस्लिम लीग नून और बाकी लोग जो हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर क्या है कि इंतखाबात ना करवाए जाएँ और इंतखाबात हो गए तो उस सूरत हाल से हम नहीं नबर्द आजमा हो सकेंगे। अब इसका नेक्स्ट प्लान क्या किया गया है? 1971 की याद ताज़ा की जाएगी। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश एक और बन जाएगा या KPK और बलूचिस्तान और कोयटा पाकिस्तान से अलहदा हो जाएगा, लेकिन खून रेजी ज़रूर होगी, बगाड़ ज़रूर पैदा होगा और ये आखिरी राउंड होगा। इस सिलसिले में क्या प्लान तरतीब दिया गया है कि जो पिछले दिनों से सोलंगी साहब, मलंगी साहब, फलां साहब, जो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें FIA, एहसास अदारे और बाकी लोग शामिल थे, 9 मई के वाक़े को वजह बना के ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें एक अंदाज़ा लगाया जाएगा, एक और सर्वे किया जाएगा कि अगर उसमें लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नई फहरिस्तों और लिस्टों के मुताबिक अब भी एक पार्टी है और उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उसके लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ें, इंडिविजुअली लड़ें, इज्तिमाई तौर के ऊपर उनके पास बल्ला भी नहीं है, तो क्या होगा कि ये जीत जाएंगे। अगर ये जीते हुए दिखाई दिए तो 1971 की तरह क्या होगा कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी।
जब पाबंदी लगाई जाएगी 9 मई को वजह बना के, तो फिर जाहिर है इनकी जमात के अंदर से जो लोग अब आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो पीटीआई के लोग कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो तो बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे। जिस तरह से पीपल्स पार्टी बोरियां खोल रही है, कुछ लोग नून लीग की कोशिश में हैं कि जब इनको वोट दिया जाए तो ये आज़ाद उम्मीदवार जो हुकूमत बनेगी उसके साथ शामिल हो जाए। अब जब पाबंदी लगेगी तो 1971 में भी ऐसे हुआ था कि जो पार्टी जीत गई थी उसको हुकूमत नहीं दी गई थी और बहुत बड़ा तजाद था 100 चंद सीटों का। अब इसी तरह से इनको लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है या जीत गई तो इस खदशे को मद्देनजर रखते हुए लिहाजा पार्टी पे पाबंदी लगा दें, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी, और वो जो आज़ाद उम्मीदवार लोग इलेक्शन लड़ेंगे पहले से उनके पास जो टिकट हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के हैं, इंतहाबी निशान मुख्तलिफ है, तो हम उनको अपने साथ मिला लेंगे। जब ऐसे होगा तो यकीन जानिए पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बुरी हालत होगी कि एक इतनी बड़ी और ताकतवर पार्टी जो है उसके ऊपर अगर आप पाबंदी लगा देंगे और पहले आपने कोशिश की बल्ले का निशान ले लें, आप उसमें कामयाब होगे, उसके बाद आप भी आपकी कोशिश है कि इमरान खान और उनकी जमात जो इलेक्शन है उनसे दस्तबरदार हो जाए, बाइकआउट कर दे। तो जब ये चीज़ें नहीं हो रही तो आप इस हरकत के ऊपर गौर कर रहे हैं और ये आखिरी मंसूबा है जिसको अमली जामिया बनाएंगे, लेकिन इसमें उनको ये खतरा भी है कि अवाम कहीं सड़कों पे ना निकल आए। मैंने कहा था ना वाजिद माजिद साजिद देखना, कहीं लोग तो नहीं जमा हो रहे। इनके लिए जब लोग जमा हो जाएं तो ये मुश्किल में आ जाते हैं। तो लोग क्या करेंगे, लोगों की एफिलिएशन है, भूख और अफलास भी है, लोग बाशोर भी हैं, लोग पढ़े लिखे भी हैं, तो वो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं और वो इलेक्शन कैंपेन भी संभाल लेंगे, लोगों को बता देंगे कि हमारा कौन सा उम्मीदवार है और कहाँ से है। लेकिन ऐसे हालात में अगर पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगती है तो पाकिस्तान के अंदर मैं ये खदशा जाहिर कर सकता हूँ कि खूनरेजी होगी, हालात बुरे होंगे, अवाम आपस में लड़ेंगे, इदारों के साथ टकराव हो सकता है, सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इनका मंसूबा ये है कि अब और कोई चारा नहीं है इमरान को कमज़ोर करने का, तो लिहाजा जमात के ऊपर पाबंदी लगाओ। अगर तो इमरान खान बाइकआउट नहीं करते, इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होते या उनकी जमात ये पाबंदी लगाते हैं तो फिर तो जनाब और ही एक नया मेला सजेगा। हालात ख़राब होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन आवाम को मज़ीद समझ आएगी कि ये निज़ाम जो है वो कितना एक्सपोज हो चुका है, नंगा गंजा हो गए, बगैर कपड़ों के सड़कों के ऊपर आ जाएगा। और पहले तो घूम रहा था ना, अब सड़कों के ऊपर लंबा पड़ जाएगा, लेट जाएगा। तो देखते हैं कि हमारी सोचें कैसे गलत साबित होती हैं और ये किस तरह से जो हैं वो सच्चे साबित होते हैं। फिर इसके साथ देखिए कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी है। आज पाकिस्तान ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके ऊपर हमला किया। क्यों किया जा रहा है इसकी कोई अहम वजूहात सामने तो नहीं आ रही, लेकिन एक इस्लामी मुल्क का दूसरे इस्लामी मुल्क के साथ लड़ना पाकिस्तान, उनका पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला करना गलत था, पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है। वो तो बात सही इसलिए है कि जवाब तो देना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों शुरू हुई हैं? ईरान ने कहीं इराक की तरफ भी पहले मास खोले, फिर सीरिया की तरफ चीज़ें हुई, यमन वाला मामला हुआ, अब पाकिस्तान की तरफ उसने तोपों का रुख किया। तो वहाँ पे एक बड़ी तादाद में शिया कम्युनिटी ईरान के अंदर रहती है, बड़ी तादाद में, क्या उन्हीं का मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर शिया मसले के लोग हैं, जैसे तलत हुसैन ने ट्वीट किया कि बेशक ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी है, इस सारे अमल में जो है वो इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए, ये उसके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। जब इस तरह के सीनियर सहाफ़ी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो इस मीन्स कि ये जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है, ज़ाहिर है ईरान की तरफ से भी इसके ऊपर रद्द अमल आएगा। जो आज 6-7 हमले किए गए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से, तो देखना ये भी होगा कि इसका असर जो है वो इंतहाबात जो होने हैं उसके ऊपर क्या पड़ेगा, ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी। ताहम इन तोपों का रुख तो किसी और मुल्क की तरफ होना चाहिए था, दोनों ममालिक को मिल के किसी और का मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन ये आपस में लड़ पड़े। इस लड़ने के अंदर जो क्यों है, जो वजूहात है, इनका जवाब इलेक्शन होने और ना होने की सूरत में भी समझ आ जाएगा। और इसमें अमेरिका अगर ईरान की तरफ से किए जाने वाले हमले की मज़ामत करता है तो फिर देखना ये होगा कि ये सारे लवाजमात जो हैं वो क्यों अमली जामिया इनको पहनाया गया, ये क्यों पहले हमला हुआ, फिर पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ। जो भी है, जब रियासत के ऊपर बात आती है तो कोई ईरान हो, कोई चीन हो, कोई अफगानिस्तान हो, उसको बिल्कुल मारना चाहिए और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ताहम ये जब पाकिस्तान के इंतखाबात होने लगे हैं, सारी चीज़ें करीब तरीन हैं, तो उस दौरानिए में ये सारा कुछ होना, ये बात किसी सूरत भी अच्छी सच्ची नहीं है। अदालत का अहम फैसला क्या है? पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो लोग अदालतों में मौजूद हैं उनकी वहाँ से जब बेल हो जाती है एक केस के अंदर और फिर उसको दूसरे केस के अंदर जो गिरफ्तार किया जाता था, ये गलत है, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये नाइंसाफ़ी है, ये कोई इंसाफ नहीं है। तो लिहाजा जिस भी शख्स को आइंदा जेल से अदालत जो है वो रिहाई दे दे तो उसको दोबारा आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये उन्होंने कह दिया। इससे कबल भी जज कहते रहे, जज पीटते रहे, जज फैसला देते रहे, लेकिन अमली जामिया नहीं बनाया गया। तो अब देखना ये है
کہ پشاور کے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی کیا حیثیت ہوگی۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا کوئی بھی ہو، وہ جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، رہائی مل جاتی ہے، تو ان کو دوبارہ نئے کیس میں گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ جیل میں ہے، پہلے سے موجود ہے، جتنے کیس ہیں ان سب کا ٹرائل اور سزا جزا ایک ہی بار ہونی چاہیے۔ تو یہ فیصلہ آیا ان کی طرف سے۔ جج بامقابلہ عوام اور ججوں کو زبردستی جو ہے وہ عزت دلوانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ججوں کو زبردستی عزت دلوانا چاہتے ہیں وہ کیا معاملہ ہے۔ جی آپ ان کے خلاف نہیں بولیں، ایف آئی اے کارروائی کرے گی، کمیٹی بن گئی، ان کو کچل کے رکھ دیں گے۔ بھائی جان اگر کارروائی کرنی ہے تو ہر اس شخص کے خلاف کریں جو ججوں کے اوپر بولتا ہے۔ گزشتہ روز، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، پچھلے کئی سالوں سے مریم نواز شریف صاحبہ نون لیگ جو ہے وہ ججوں کے حاضر سرور اجاز و لائسنس سب تو اب چلے گی، وہ سب کے نام لے کے ان کی توہین کرتے ہیں۔ انہیں کون پوچھے گا؟ اور کیا اس قانون کا اطلاق جو ہے، اس کو جو لاگو ہے وہ صرف آپ ان کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریں گے؟ قانون تو سب کے اوپر لاگو ہونا چاہیے۔ تو میں اس میں پڑھتا ہوں کہ یہ جو پلان ہے، نیا ایکشن پلان آیا ہے، اس پلان کے تحت ہوگا کیا؟ سوشل میڈیا پر عدلیہ کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حساس اداروں کے افسران نے اس حوالے سے پلان آف ایکشن سربراہ جے آئی ٹی کو پیش بھی کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ عدلیہ مخالف نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے تشکیل دی جانے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی میٹنگ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوئی۔ ویسے آپس کی بات ہے، موجودہ دور میں تو ججوں کے اوپر اور جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اوپر تنقید کرنا تو ثواب کا کام ہے۔ آپ یہ جے آئی ٹی بنا کے کیا کریں گے؟ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کی سربراہی میں جے آئی ٹی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عدلیہ کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ بھائی کوئی ایسا شخص ہوگا جو عدلیہ کو جان بوجھ کے بدنام کرے؟ بھائی ان کے فیصلے اگر غلط ہیں تو اس کے اوپر تنقید کرنا جمہوریت ہے، جمہوری حق ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کی سربراہی میں جے آئی ٹی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ عدلیہ کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ احساس اداروں کے افسران نے پلان آف ایکشن سربراہ جے آئی ٹی کو پیش کیا ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی اے کو نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کو معلومات جو ہیں اکٹھی کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ مواد اپلوڈ، شیئر کرنے والوں کی تمام تفصیلات حاصل کرنے کی ہدایت کے ساتھ اگلے مرحلے میں عدلیہ مخالف مواد پھیلانے والوں کی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ تو یہ سارا گورکھ دھندا جناب، اس کے 4 نقطے تھے۔ ہم مزید جو ہے اس کے اوپر اگلے ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے، اور ایران اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ یہ مزید چیزیں جو ہیں وہ یہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا اور کس طرح کے حالات ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔